आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हड्डियों का हमारे जिस्म में बहुत अहम रोल होता है। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक इन हड्डियों में कई तरह के बदलाव आते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। 2 में से 1 औरत और 4 में से 1 मर्द में हड्डी महज इस वजह से टूट जाती है क्योंकि वो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार होते हैं। ऐसे में इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो आज बात करेंगे कमजोर हड्डियों, विटामिन डी की कमी और ऑस्टियोपोरोसिस की। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर यश गुलाटी, सबसे पहले बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की, क्योंकि हार्ट डिजीज के बाद दुनिया में ये दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है। ज्यादातर इसके मरीज हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो एक तो इसकी वजह क्या है, ये बीमारी क्या है और क्यों होती है? देखिए, जो हमारी हड्डी है, जी। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो मैं अक्सर यह मिसाल देता हूं कि जैसे हम पुराने ज़माने में मच्छर से बचने के लिए जाली लगाते थे, तो माइक्रोस्कोप में जो हड्डी है वो भी ऐसी नजर आती है। अच्छा। तो जाली है वो, उसको आप प्रोटीन मान लीजिए, और इस जाली के ऊपर जो पेंट लगता था उसको आप कैल्शियम मान लीजिए, और वो कैल्शियम जो हड्डी पे लाने वाली बकेट है वो है विटामिन डी। तो किसी वजह से अगर ये हमारी जो प्रोटीन है ये हड्डी के अंदर कम हो जाए या कैल्शियम डिपॉजिट कम हो जाए क्योंकि विटामिन डी कम हो गया था, तो जाहिर है कि ये जो जाली है, हमारी जो बोन है, ये कमजोर हो जाएगी। तो बढ़ती उम्र की वजह से जो है हमारा प्रोटीन कम होता है, हमारे बदन के सारे हिस्सों में कम होना शुरू होता है, हड्डी में भी कम होना शुरू होता है। तो उसकी वजह से जो हमारे बोन की बनावट है, जो उसकी जाली है, वो पतली होनी शुरू हो जाती है। अगर हमारी एक्टिविटी ना रहे, कम हो जाए, जैसे बढ़ती उम्र के कारण अगर कम चलेंगे, आप बेड में बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। और कई और तरह के हार्मोन्स हैं या कई तरह के स्टीरॉइड्स हैं, अगर बोल लें तो उसकी वजह से भी हड्डी कमज़ोर हो सकती है। अच्छा। और ख़ास करके जो लेडीज़ हैं उनका जो मेनोपॉज के आसपास जो टाइम होता है उसमें ये हड्डी कमज़ोर होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कई वजह हैं जिसकी वजह से कि ये हड्डी जो है कमज़ोर हो सकती है, या तो उसका प्रोटीन का जो कम हो गया या विटामिन डी की वजह से कैल्शियम कम हो गया, तो बहरहाल हड्डी कमज़ोर हो जाती है और वो फ्रैक्चर हो सकती है। जी, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इधर कश्मीर से बोल रहा हूँ, क्या सर्दी के मौसम में हड्डियों में दर्द क्यों होता है ज्यादा? जी, देखिए, सर्दी के मौसम में कोई भी तरह का जो दर्द होना, हड्डी का हो या मांसपेशी का हो या कोई भी हो, या कभी सीजन चेंज हो, जैसे बारिशें भी आने वाली हो, तो उनमें भी जो इस तरह की दर्दें वो बढ़ जाती हैं। ये क्यों बढ़ जाती हैं? ये तो शरीर की बनावट ऐसी है, कभी भी चेंज ऑफ वेदर होगा या ज़्यादा ठंड होगी तो दर्द ज़्यादा हो जाती है, ये फैक्ट है। और उसके लिए तो एक ही इलाज है कि अपने आप को बचा के रखें उस वक्त। और अगर बदन में कोई और तरह की कमज़ोरी है, वैसे भी अगर हड्डी कमज़ोर है तो पता होना चाहिए और उस कमज़ोरी को दूर करें, अपने आप को एक्टिव रखें ताकि ये दर्दें कम हों। हाँ, अगर कई बारी कुछ डेफिशिएंसीज हैं या कुछ तरह का गठिया या आर्थराइटिस किसी का शुरू होने वाला है तो वो भी चेंज ऑफ सीजन में प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ शुरू हो रही है, अगर ये ठीक नहीं होता है 2-4 हफ्ते के अंदर, तो आप आसपास के डॉक्टर साहब से सलाह जरूर ले लें। जी, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया कि इसमें जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली हो जाती हैं, एक जाल की तरह हो जाती हैं, और कमी होती है विटामिन डी और कैल्शियम की, इसकी वजह से ये होता है। लेकिन अगर कोई टेस्ट ना करवाए तो उसे कैसे पता चलेगा? क्या कुछ इसकी पहचान है, सिम्टम्स है, जिससे पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है? हाँ, देखिए, जो कई बार कहते हैं कि जो अनएक्सप्लेन्ड पेन है, आपको थोड़ी लेथार्जी रहती है, आपको पेन रहती है, हर समय सुस्ती सी रहती है, बदन में दर्द रहती है, मांसपेशियों में, जैसे ये अभी पहले भाई साहब का आया था जो क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से अगर आपको अगर हो रहा है तो आप ये देख लें कि कहीं हड्डी कमजोर तो नहीं हो रही है, या कई लोगों को जरा सी चोट से फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ, खास करके बढ़ती उम्र में होता क्या है कि जैसे वो बोलते हैं जी कि हम बाथरूम में गए और वहां पे हम गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया, होता उसमें इसका उल्टा है कि हड्डी उस वक्त इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि हड्डी, जैसे खास करके हिप की, वो फ्रैक्चर पहले होती है, आदमी बाद में गिरता है।
तो इन सब चीज़ों से तो ये तो ज़ाहिर ही हो जाता है, जब फ्रैक्चर हो जाए तो सामने एक्सरे में दिखेगा। लेकिन उससे पहले भी अगर दर्दें रहती हों मसल्स के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर, तो उसकी जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। और जो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि खासकर जो मेनोपॉज के आसपास लेडीज़ को इस तरह की दर्द रहे तो बोन डेंसिटी वगैरह चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। और 50 साल के बाद वैसे भी अगर एक आध बारी बोन डेंसिटी चेक कर ली जाए तो वो अच्छा ही है उसके लिए। बिल्कुल, इसके बारे में और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सर, डॉक्टर साहब, हमारा एक बच्चा है 15 साल का जी। उसको सर पिछले 5 सालों से जो हील्स है ना, हील्स में पेन हो रही है जी। हील के अंदर शूटिंग पेन हो रही है। नहीं, मेरे को समझ नहीं है। आप हील कह रहे हैं पैर के पीछे जो होता है वो जगह कह रहे हैं? यस सर। हाँ, देखिए 15 साल की उम्र में हील के अंदर पेन का पहली बात तो यह कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उसके अंदर कई बारी एडी के पीछे या घुटने के सामने वो ग्रोइंग बोन में पेन हो सकती है, तो उसमें थोड़ी फिजियोथेरेपी स्ट्रेचिंग वगैरह की ज़रूरत रहती है। अगर उसके बावजूद भी वो ठीक ना हो तो अपने आसपास के किसी डॉक्टर साहब को दिखा लें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, किसी की एड़ियों में दर्द है, कई बारी वो पहली निशानी होती है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। अच्छा। तो अगर वो दर्द हो रही है और उसके बाद में कमर में भी दर्द हो या पीछे भी दर्द हो तो उसको देख लेना चाहिए कि कहीं इनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर वो ठीक नहीं होता है कुछ हफ्ते के अंदर तो अपने आसपास के डॉक्टर को जरूर दिखा लें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? देखा, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। मेरे को सियाटिका प्रॉब्लम है, सियाटिका जो कमर में दर्द होता है राइट साइड पे जी। वो करीब 20 साल से है। वो मैं ऑपरेशन करा के 6 महीने हुआ, कुछ भी फर्क नहीं हुआ मेरे को उससे। देखिए, आज के प्रोग्राम से तो ये ताल्लुक नहीं रखती है बात। ऑस्टियोपोरोसिस से साइटिका तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है जब तक कि कोई बहुत फ्रैक्चर होकर नस के ऊपर दब ना जाए। आपकी जो कंडीशन है मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो स्लिप डिस्क से है या कोई जैसे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है, वो वहाँ की जहाँ से नसें जा रही होती हैं वो नैरो हो गई हैं। बहरहाल आपने अपना ऑपरेशन भी करवा लिया है, तो अगर आपकी दर्द नहीं जा रही है तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप इसका एक दोबारा MRI करके देखें कि कहीं अभी भी कोई नसों पे दबाव तो नहीं है, और अगर है तो अपने किसी ऑर्थोपेडिक या स्पाइन सर्जन से मिल के देखें कि कुछ और करने की दरकार तो नहीं है। जी अच्छा, जैसे अभी इन्होंने एक कॉलर ने हमें कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि उनका बच्चा छोटा है फिर भी उसे बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, पेन होता है। तो आजकल हम देख रहे हैं जो कम उम्र के लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले आमतौर पर होता था कि जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती थी उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आज से बल्कि अब थोड़ा सा कम हो गया है। आज से कुछ साल पहले जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो हम बहुत सारे केस देखते थे ओपीडी में बच्चों में रिकेट्स के, जिसमें विटामिन डी की कमी होती थी। तो वो रिकेट्स में यहाँ रिस्ट के आसपास या इसके आसपास हड्डी बढ़ जाती थी, हड्डी टेढ़ी हो जाती थी। तो ये कई बहुत ज़्यादा केस होते थे उस वक्त। तो ये तो अब उसका जो है ना काफ़ी, क्योंकि अब हमारे जहन में आ गया कि ऐसी प्रॉब्लम होती है। कई जो हमारे खाने की चीज़ें हैं वो फोर्टिफाइड है, विटामिन डी से कम हो गया। लेकिन अभी भी देखने में आता है। तो बच्चों में अगर इस तरह की दर्द हो और खास करके जोड़ इधर फूल रहा हो और दर्द रह रही हो या हड्डी टेढ़ी हो रही हो तो अपना उनका विटामिन डी जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको रिकेट्स हो सकता है। वो तो जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर है, वो एकदम से उसको डायग्नोज कर लेंगे और कुछ हफ्ते ही विटामिन डी दें तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। तो अगर क्या छोटे बच्चों को सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं? बिल्कुल दिए जा सकते हैं। अगर उसकी कमी है तो जरूर दिए जा सकते हैं। मतलब उसका बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल, विटामिन है तो फूड की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है देने के अंदर। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मुझे टांग में दर्द है। आपको कमर में दर्द है? हेलो, देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। जी जी बताएं।
हम लगातार जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे यही कहते हैं, मेरे वो ख्याल जब से भी इनका हमें सवाल कॉल ये करें था तो कि- टीवी की आवाज बंद करें ताकि हम इनका सवाल सुन मुझे पाएं। समझ आ गया जी। कि कमर में दर्द है। देखिए ऐसा है कि जो कमर के दर्द की कई वजह हो सकती हैं। एक तो बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है, जी। आपके जो पीछे छोटे छोटे जोड़ होते हैं वो घिस जाए, वो हो सकता है। और जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन डी की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। होता क्या है कि अगर हड्डी जो है बहुत कमजोर हो जाए ऑस्टियोपोरोसिस से, तो कई बार खास करके बढ़ती उम्र में वो हड्डी पिचक जाती है अपने आप। अच्छा। तो वो आपने देखा होगा कई ओल्ड लोग हैं झुक जाते हैं। हाँ। वो झुक इसलिए जाते हैं कि जो कमर की हड्डी है वो सामने से पिचक जाती हैं और अच्छा। सामने झुकाव आ जाता है। और जब एक पर्टिकुलर बोन के अंदर थोड़ा सा पिचका तो दर्द होती है, कुछ हफ्ते फिर वो ठीक हो जाता है, फिर कोई भी दर्द होती है। और विटामिन डी कम हो तो उसकी वजह से भी ऐसा दर्द हो सकता है। तो बाकी वजह तो है ही है, और ये वजह भी देख लेनी चाहिए। और कुछ ऐसी बीमारी भी होती है जिसके अंदर से मल्टीपल माइलोमा वगैरह है, उसमें भी हड्डी बिल्कुल खोखली जैसी हो जाती है, दर्द हो सकता है। बहरहाल अगर एक्सरे पे ऐसा लग रहा हो कि हड्डी जो है वो बहुत कमजोर लग रही है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोटिक कहते हैं, यानी कि उसकी डेंसिटी कम लग रही है, तो डॉक्टर नेचुरली आपकी जांच कर लेंगे। और अगर लगातार दर्द रहती है तो आप अपना बाकी वजह तो देख ही ले कि आपका पॉस्चर खराब तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है, रात को नींद तो नहीं खुलती है। और अगर मैकेनिकल टाइप की पेन है कि आप चलते हैं तो दर्द हो जाती है, आराम करते हैं ठीक हो जाती है, तो उसमें आप देख लो कि कोई हड्डी घिस रही है, डीजनरेटिव पेन है, या कोई डेफिशिएंसी यानी विटामिन डी की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ऐसा चीज तो नहीं है। खासकर जो लोग 50-55 साल से बड़े हैं वो इस चीज का जरूर ध्यान रख लें। जी। अच्छा, क्या इसकी कुछ स्टेजेस भी होती हैं? देखो ऐसा है, जो WHO की क्लासिफिकेशन है ना, उन्होंने एक बोन डेंसिटी की क्लासिफिकेशन की है। मेरे ख्याल से टीवी पे पूरा डिटेल में जाने की जरूरत मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर्स हैं, यानी कि जैसे 2.5 माइनस है, अगर इससे भी कम है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। 2.5 से अगर ज्यादा, मतलब ये माइनस में है ना, तो ज्यादा आएगा तो इसका मतलब और खराब है। और जैसे अगर 1.5 है, 1 है, तो उसको हम लोग ऑस्टियोपीनिया बोलेंगे। अच्छा। तो उनका इलाज उसी तरह से होता है। और इसी तरह से अगर विटामिन डी कम है तो उसको भी अगर हम ब्लड टेस्ट करके देखें या कुछ करके देखें तो मालूम हो जाएगा भी कितना कम है। तो ये एक चीज बड़ा आसान इनका इलाज है। बड़ी मजे की बात यह है कि ये डिसेबिलिटी तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर वक्त से इसका पता लग जाए तो इनका आसान इलाज है बहुत ज्यादा। यानी विटामिन डी देना कितना, 2-4 रुपए की दवाई नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई भी ज्यादा महंगी नहीं है, और उसमें सबसे ज्यादा एहतियात जो बरतना है इससे बचने के लिए, वो मैं बार बार हर बारी में यही बोलता हूं, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई मैं लेक्चर देता हूं, कि एक्टिविटी, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी बोन के अंदर और ज्यादा बोन बनेगी। बिल्कुल, आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करिए। बोन डेड स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ। बोन के अंदर रोज कैल्शियम निकलता है, रोज कैल्शियम डिपॉजिट होता है, रोज कैल्शियम पर प्रोटीन निकलता है, रोज प्रोटीन डिपॉजिट होता है। तो जैसे आप जो बॉडी बिल्डर है वो एक्सरसाइज करता है तो इतने बड़े मसल बन जाते हैं, इसी तरह से अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो बोन के अंदर भी यही होता है। क्योंकि अगर आप चलते हैं, भागते हैं, सैर करते हैं तो बोन्स भी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा प्रोटीन लगता है, और ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होता है। और अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बिस्तर में पड़े रहते हैं, तो जिस तरह से आपकी जो मसल्स हैं वो पतली हो जाती हैं, वैसे ही बोन भी पतली हो जाती है। बिल्कुल दोनों का एक ही मिसाल है दोनों की। तो अगर एक वर्ड मैं बोल के आज चला जाऊं और वो लोग मान जाएं कि अगर आप एक्टिव रहें, सैर करें, अपनी एक्सरसाइज करते रहें, तो इन सब चीजों से काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अगर फिट रहना है तो एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मुझे ये घुटने है ना, टांगों के घुटने जी, इनमें दर्द पड़ता है, वो ठंडे हो जाते हैं, घुटने से नीचे ये टांगे, और कांधे में ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, देखो फिर वही प्रॉब्लम है कि आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये सवाल, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आपके घुटने में दर्द है और आप अपना एक्सरे वगैरह या तो करा के देख लें आसपास के डॉक्टर से, उसकी एक्सरसाइज कर लें। और अगर टांगों में नीचे दर्द, उससे भी ज्यादा नीचे दर्द होती है, तो स्पाइन कई बार देखना पड़ सकता है, या आपकी ब्लड सप्लाई देखनी पड़ सकती है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और वाकई ही कई बार अगर घुटने के नीचे दर्द होती है तो विटामिन डी की कमी से भी घुटने के नीचे जो मांसपेशी उसमें दर्द हो सकती है। तो ये सब चीजें देख के ही सामने बैठ के पता लग सकता है कि आपकी दर्द की वजह क्या है।
जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। ये मैं जब उठता हूँ तो ये गर्दन के हड्डियां, हाथ के जोड़ों के हड्डियां, पैर के जोड़ों के हड्डियां कट 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 बोलते हैं उठते बैठते। आप देखो, ये एक तो जो उम्र के साथ ना 50-60 साल के बाद, आपकी उम्र मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन 50-60 साल के बाद कई बारी जो थोड़ी बोन्स या हमारे जॉइंट घिस जाते हैं तो कभी उसके अंदर इस तरह की आवाज आ सकती है। अगर उसमें लेकिन दर्द, सेम चीज कई यंग लोगों में भी देखने के लिए मिलती है। वो एक अलग चीज है। वो स्नैपिंग टेंडन होगा या क्रेपिटस हो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हड्डी घिसने की वजह से आता है तो ये देखना पड़ेगा भी आपको इसके साथ में दर्द कितनी ज्यादा है, दर्द है या नहीं है। अगर दर्द नहीं है और छोटी मोटी आवाज कोई आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा आवाज, ऐसे एक आवाज आती है खटक ऐसा करके, तो कई बार जोड़ के अंदर जो मेनिस्कस होता है या वो तो नहीं फट गया, या कभी लूज कोई पीस ऑफ बोन है वो तो नहीं अटक गया, लेकिन वो बहुत शदीद दर्द होती है उसके साथ। ये छोटी मोटी जो ये आवाजें आती हैं और उसके साथ अगर दर्द नहीं है तो कोई उसकी घबराने की बात नहीं है। अगर इसके साथ में दर्द भी है तो फिर आप अपने डॉक्टर साहब को दिखा लें, एक्सरे करवा लें, और उसके साथ में वो एक्सरसाइज कराएंगे या कोई कार्टिलेज के लिए दवाई देंगे। आपका वजन ज्यादा है तो आपको वजन कम करने के लिए बोलेंगे, आपकी सारी जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडवाइस देंगे। और अगर बात हद से ही बढ़ गई है तो फिर कुछ अगर ऑपरेशन वगैरह की जरूरत है तो आपको बता देंगे। जी, अच्छा, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है सबसे ज्यादा शिकार इसकी औरतें हैं, तो कोई खास वजह है? एक उम्र तक। अच्छा। वही बात मैंने बोला ना, मेनोपॉज के आसपास लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना, तो उस वक्त जो है वो जो बोन की ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस लेडीज में उसका इंसिडेंस ज्यादा है। लेकिन आदमी इसके पीछे नहीं रहते, बाद में बराबर इंसिडेंस हो जाता है। अच्छा। जो एज बढ़ती रहती है तो एक ये ऐसी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि औरतें घर का ख्याल रखती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, तो अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। हाँ, वो बात ठीक है। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह अगर नहीं करती हैं, खुद काम नहीं करेंगे, बल्कि औरतों को तो मौका है, घर का काम भी कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, कभी मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने को, कभी घर का खाना बना रहे हैं, आप एक्टिव है, सफाई कर रही हैं, तो उनके बल्कि चांसेस ज्यादा है कि वो एक्सरसाइज कर रही हैं। और उनके जो शोहर है बेचारे हम जैसे, वो या तो बैठे हैं सारा दिन कुर्सी के अंदर, तो वो तो उसमें ज्यादा चांस है कि आप। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में वो शायद अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। ये हो सकता है। एक एज के बाद उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई। आप जैसे भाई अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, कोई फिश खाते हैं तो उसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन खाने में विटामिन डी बहुत कम होता है। तो कुछ ऐसे ऑयल्स हैं, कुछ ऐसे घी हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसके अंदर विटामिन डी सप्लीमेंट करती है। सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है कि बनाना है। लेकिन अगर आपके वो फूड नहीं ले रहे हैं और आपको उसके सिम्टम डेवलप हो रहे हैं विटामिन डी के, तो उसका ध्यान रख लें। मैंने बार बार मैं यही कह रहा हूं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। बिल्कुल, 2-4 रुपए की दवाई है सिर्फ, और आप बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। मैंने विटामिन डी कमी के कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनमें बहुत ज्यादा विटामिन डी कम हो जाता है, वो यहां से वहां तक चल के नहीं जा सकते। उनको इतनी मायोपैथी यानी कि मसल डेवलप हो जाती है खराब, या ऑस्टियोपैथी मायोपैथी हो जाती है, तो उस सब चीजों से बचा जा सकता है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो है, कई लोग इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको विटामिन डी लेना है तो ओरल सोल्यूशन जो आजकल ओरल जो पाउडर है, कैप्सूल है, सोल्यूशन है, वो उतने ही अच्छे हैं या बल्कि इंजेक्शन से ज्यादा अच्छे हैं आम आदमी के लिए। इंजेक्शन की सिर्फ उनको जरूरत है जिनको मैल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि अगर वो खाते हैं तो वो निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। अदरवाइज विटामिन डी को इंजेक्शन से देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंजेक्शन देने से नुकसान भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी अगर विटामिन डी की हो सकती है तो इंजेक्शन से हो सकती है, ओरल वाले से उसके होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये बात मैं एक बार फिर से सबको दोहरा देना चाहता हूं कि आम लोगों को विटामिन डी की अगर कमी है और अगर आपको उसकी दवाई लेनी है तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो ओरल टैबलेट्स हैं या कैप्सूल हैं या उसकी जो सैशे हैं वो ले सकते हैं, वो काफी है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल पहले डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से सलाम। और मेरे कमर में दर्द है जी, और ये टांगों तक जाता है, दाएं टांग तक नीचे तक जाता है। मैं जब नमाज में पढ़ता हूँ ना, जो झुकता हूँ तो ज्यादा दर्द होता है कमर में।
जनाब, ऐसा लगता है कि ये जो आपकी कमर की नस है ये दब रही है किसी वजह से, या तो वो डिस्क है वो दबा रही है, या जो हड्डी बढ़ी हुई है वो उसको दबा रही है। और कितनी दर्द है, कितनी ज़्यादा है, ये आपके जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, स्पाइन डॉक्टर हैं, वो देख लेंगे। ज़रूरत होगी तो आपका MRI करके या CT स्कैन करके आपका मुआयना कर लेंगे, और कितनी तकलीफ है उसके हिसाब से आपको बता देंगे कि क्या सिर्फ एक्सरसाइज और कोई दवाई से काम बन सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा दर्द है और बहुत ज़्यादा दबी हुई है नस, तो कई बार उस नस को खोलना भी पड़ता है ताकि वो नस से प्रेशर हमारा हट जाए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरे राइट शोल्डर में पिछले 1 महीने से दर्द है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि हमारा जो इलाका है ये बहुत सर्दी इलाका है, कश्मीर जो होता है, मनफी में हम यहाँ रहते हैं। तो हमें आप ये बताइए कि इसमें हमें क्या करना है कि 1 महीने से कंटिन्यू हमारा ये पेन हो रहा है, जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। देखो जो है तो दर्द होता है उस साइड में। देखो जो आम जो शोल्डर में दर्द रहता है ना, ये काफी कॉमन है। कई लोगों को थोड़ा, जिसको हम वो बोलते हैं पेरी आर्थराइटिस हो गया, या उसको इम्पिंजमेंट बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, कई लोग बोल देते हैं उसको। तो उसके लिए देखो इलाज तो उसका एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी ही रहता है अक्सर, है ना। अगर इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होता तो फिर वही मुआयना करके देखना पड़ता है कि इसके अंदर जो शोल्डर के अंदर कोई मसल होती है वो फट तो नहीं गई है, या कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो फिर उसका इलाज उसकी तरह से करते हैं। लेकिन आमतौर से जो आम शोल्डर की तकलीफ है, जिसको दर्द है, उसका इलाज एक्सरसाइज से होता है। आप थोड़ा सेक कर लो, थोड़ी दर्द की दवाई ले लो। अगर शोल्डर स्टिफनेस हो रहा है तो दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे उंगली ऊपर ले जाओ, टॉवल से एक्सरसाइज कर लो, उसको खोलने की कोशिश करो। लेकिन ये मैं बिल्कुल आपको जोर दे के बता दूं कि ये तभी करें अगर दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन अगर दर्द बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही है, रात को नींद खुलती है दर्द की वजह से, तो ज़रूर जाके अपना मुआयना करवा लें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरी जो बीवी है, जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरी जो बीवी है, देखिए सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी, उसके कंधों में तकलीफ रहती है। कंधे में या कमर में? कंधों में तकलीफ रहती है। कंधे में, तो कंधे का मैंने अभी अभी बताया था, इससे थोड़ी देर 1 मिनट पहले बताया था कि अगर कंधों में दर्द रहती है तो एक तो अपना एक्सरसाइज है, दर्द की दवाई है, सेक है, वो सब आप कर सकते हैं। नहीं ठीक हो रहा तो ज़रूर अपना मुआयना करा लें कि उसकी वजह क्या है। कि सिर्फ जो कई बारी जिसको हम बोलते हैं पेरी आर्थराइटिस है या फ्रोजन शोल्डर है, सिर्फ वो है तो उसमें टाइम लगता है ठीक होने में, कि कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा ये घुटन में दर्द है और मैंने होम्योपैथिक दवा, पहले मैंने दवाई की थी, अंग्रेजी दवाई की थी। अब मुझको घुटन, ये मैंने होम्योपैथिक दवाई की तो उससे मुझे दर्द हो रही है। अब मेरा ये कहना है कि मैं सुबह एक्सरसाइज कर सकता हूँ, चल सकता हूँ? देखो, जितना एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा है। अगर आप चल सकते हैं और चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है तो प्लीज जरूर चलें। बल्कि अगर आप चलते हैं और दर्द होती है और थोड़ी एस्प्रिन या कोई पैरासीटामोल लेके भी आपको चलना पड़े तो जरूर चलें। और अगर बाकी अगर ज्यादा तकलीफ है तो अपने डॉक्टर को दिखा के एक्सरे करा लें, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो 100 तरह की और बीमारी आ जाएंगी। तो ना चलना कोई इलाज नहीं है। और जो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं और उसका जो घुटना बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो ऑपरेशन करके भी अगर चलना पड़े तो वो भी करना है। रुकना मना है, चलना जरूरी है। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि लाइफ इज मोशन, मोशन इज लाइफ। आप रुक गए तो 100 तरह की और बीमारी होंगी। बिल्कुल, इसलिए एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? हाँ, सवाल है मेरे विटामिन डी से पूछना है डॉक्टर साहब से। जी जी, मेरी बच्ची जो है इसकी विटामिन डी बहुत कम है। जी
देखो विटामिन डी अगर कम है, अगर आपने खून का मुआयना करवाया है उसमें भी विटामिन डी कम आया है, तो मैंने पहले भी कहा इसका इलाज बहुत ही आसान है। इनको विटामिन डी के वो पुड़िया आती हैं, वो आप दे दो, 1 हफ्ते में 1 पुड़िया, 2-3 महीने सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये एक एलोपैथिक डॉक्टर कभी कभी ये कहता है कि पुड़िया दे के भी ठीक हो जाएगा, तो वो करिए, कैल्शियम लीजिए और वो ठीक हो जाएगा। और अपने डॉक्टर साहब को भी दिखा लीजिए आसपास की भाई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि सिर्फ विटामिन डी की अगर कमी है तो वो तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दवाई दे के। जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर के साथ राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास भी बहुत सारे केसेस आते होंगे, जो हमने अभी बात करी, जो कॉलर से बात हुई, तो सब में विटामिन डी की कहीं ना कहीं कमी है, तो ये कमी क्यों हो रही है? और इसका एक सोल्यूशन तो आपने बताया है कि हम इसके लिए जो ओरल सोल्यूशंस आते हैं मार्केट में, कई तरह की दवाइयां हैं, बहुत ये जरूरी है सवाल इससे पहले टाइम खत्म हो जाए कि देखो जो विटामिन डी है ना वो बनता है धूप में, धूप की अल्ट्रावायलेट रेज में, तो हमारा धूप को एक्सपोजर कम हो गया है और वो हम बाहर जाते नहीं है, इंडोर लाइफ हो गई है, तो बाहर जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज करें, खेलें कूदें तो विटामिन डी कम नहीं होगा। और अगर बाकी अगर नहीं बाहर जा सकते हैं, सारा दिन आपका इंडोर जॉब है, आपको ऑफिस में बैठना है, करना है, तो कम है तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जरूर ले लें। तो बनता वो बाहर धूप में ही है, बिल्कुल जी, अपनी बॉडी खुद ही बनाती है। जी, डॉक्टर यश गुलाटी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।